चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो वन शॉट सीरीज है हमारा उसका अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है वो समझने के पहले हमें एक छोटा सा टर्म समझना होगा, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही टर्म है जैसा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें हटा देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ये जैसे हमारे पास कोई एक ऐसा एरिया है, रीजन है, रीजन, इस रीजन से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, कुछ ऐसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन को नॉर्मली लिंक करती है, नॉर्मली लिंक करती है। अगर इसे नॉर्मली लिंक करती है तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वो रीजन है, ठीक है, सरफेस है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको ऐसे लिंक यानी पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो लिंक करने वाली इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरने वाली लाइंस ही फ्लक्स है, गुजरने वाली लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स है। मतलब यदि इस सरफेस से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स बढ़ गया है। इस सरफेस से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स कम हो गया है। समझ गए? ठीक है। ओके, चलिए प्रॉपरली हम लोग इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाएंगे तो वो देखिए कि यहां पर है हमारे पास, मान लेते हैं एक छोटा सा सरफेस एरिया। ये सरफेस बहुत ही छोटा सा है, इस छोटे से सरफेस एरिया का नाम है dA। तो एरिया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? तो सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर ये dA वेक्टर ऐसा है। ओके, इस रीजन में मान लेते हैं यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड S है और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट हो गया B cos थीटा और इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट हो गया B sin थीटा। तो ये जो B sin थीटा है ना, एक बार के लिए इसको हम लोग B पैरेलल बोल देते हैं, मतलब ये वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल है। तो इस पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई रोल नहीं है, नो रोल इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये नीचे छोटा सा B लिख देंगे। समझ गए? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई लिखते थे। तो फ्लक्स किसकी वजह से है? फ्लक्स इस मैग्नेटिक फील्ड के इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, यानी कि वो वाला मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से फ्लक्स है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो सरफेस को लिंक करके आगे बढ़ रहा है, पेनिट्रेट करके आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो इस छोटे से सरफेस से एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा d फाई, विच इज इक्वल टू B cos थीटा इंटू ये छोटा सा सरफेस एरिया dA। आप इसी d फाई को क्या लिख सकते हैं? तो d फाई इज इक्वल टू B इंटू dA इंटू cos थीटा। आप इसी को लिख लीजिए, दिस इज B वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है, यानी कि ये फ्लक्स हमारा कैसा क्वांटिटी है? तो ये जो फ्लक्स है ये एक स्केलर टर्म होगा। स्केलर क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है ना। ओके, तो आप बोलेंगे कि ये तो एक छोटे से सरफेस से एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स है d फाई। यदि हमें कभी किसी बड़े सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना हो जाए, किसी बड़े सरफेस से फ्लक्स लिखना है, तो ऐसे दूसरे सभी छोटे छोटे सरफेसेस से बनने वाले ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dA होगा। ठीक है, अब हमारे बोर्ड के सिलेबस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 99.99% केसेस में यूनिफॉर्म ही होता है। ओके, और यदि वो चीज यूनिफॉर्म है तो आप उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, तो इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा? सिर्फ dA का। यानी किसी बड़े सरफेस में ऐसे छोटे छोटे dA जोड़ देंगे तो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया A हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ओके, ये कब के लिए?
तो जब मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा तब के लिए। समझ गए? चलिए, स्केलर टर्म है, इसके लिए एसआई यूनिट क्या होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो एसआई यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर भी बोलते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो जो फ्लक्स है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। समझ गए ना? तो ये थी भाई बात हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप किसी सरफेस से 3 अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड यदि आप बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो यहां से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा, घटेगा, तो फ्लक्स बदल जाएगा। यानी तो आप इस सरफेस एरिया को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। यदि एरिया बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइन वहां से गुजरेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया छोटा हो जाएगा तो कम फील्ड लाइन गुजरेगी, फ्लक्स कम हो जाएगा। या नहीं तो आप इस कॉइल को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। इस कॉइल को यदि आप घुमा देंगे, जैसे कॉइल ऐसी रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा जा रहा है, जब आप कॉइल को रोटेट करेंगे तो इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बदलेगा। इस सिचुएशन में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको लिंक नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है। इस सिचुएशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रहा है, अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो रहा है। समझ गए? ठीक। चलिए, तो आगे हम लोग फ्लक्स को समझने के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली वो फेनोमेना है जिसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई क्लोज्ड लूप होता है या कॉइल होता है और उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो जैसे ही लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल या लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यदि वो लूप कंप्लीट है तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होगा। यही फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए कि ये हमारे पास कोई एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में कोई बैटरी कुछ भी नहीं है। इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड है प्लेन में अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्लेन के अंदर जा रही। हम लोगों ने क्या किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने बढ़ा दिया। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया कैसे? जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर स्क्रीन के जस्ट ऊपर रखा हुआ था, मैं उस नॉर्थ पोल को थोड़ा और क्लोजर लेकर चला गया, तो प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ गई। जैसे ही प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गई तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि ये जो कॉइल है ये कंडक्टिंग कॉइल है। दिस इज कंडक्टिंग कॉइल। तो इस कॉइल में हम लोगों ने नोटिस किया कि कॉइल में इस सेंस में करंट फ्लो होने लग गया। क्या फ्लो होने लग गया? करंट। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से है? नहीं, यहां कोई बैटरी नहीं है। तो फ्लो होने वाले इस करंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम है? इंड्यूस्ड करंट नाम। ओके, आप अपने समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मान सकते हैं यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी, कोई रियल बैटरी नहीं है। दिस इज एन इमेजिनरी बैटरी, दिस इज एन इमेजिनरी दिस इज एन इमेजिनरी सेल। और इस इमेजिनरी सेल का जो ईएमएफ होगा उसी को हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या नाम निकाल देंगे इसका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आई बात समझ? ये पहला केस था। देखिए फिर से कि ये हमारे पास वही कॉइल है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है। अब की बारी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब कॉइल का एरिया बड़ा कर रहे हैं। कॉइल का एरिया बड़ा कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैसा रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। तो फिर से हम लोग वही सेम चीज नोटिस करते हैं कि इस कॉइल में फिर से एक करंट फ्लो होने लग गया। कॉइल में क्या हो गया? एक करंट फ्लो होने लग गया। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से है? नहीं, ये करंट किसी बैटरी की वजह से नहीं है। तो इस करंट का क्या नाम निकाला जाएगा? इस करंट का नाम निकाला जाएगा इंड्यूस्ड करंट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बैटरी यहां पर मान सकते हैं। ये बैटरी एक इमेजिनरी बैटरी है, कोई रियल बैटरी नहीं है, जिसका ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास यही कॉइल है, यही मैग्नेटिक फील्ड है और अब की बार ना तो हम लोग रेडियस चेंज करेंगे ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, हम लोग इस कॉइल को रोटेट करा देंगे, घुमा देंगे। तो जैसे ही आप इस कॉइल को रोटेट कराते हैं तो फिर से यहां पर एक करंट फ्लो होता है,
यही करंट आपका इंड्यूस्ड करंट है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए कि यहां पर एक बैटरी है, जिस बैटरी का ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इन तीनों सिचुएशन में आपने क्या किया है, इन तीनों सिचुएशन में इस कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला है। पहली बार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर, दूसरी बार एरिया बढ़ाकर, तीसरी बार थीटा बदलकर। तो जब कभी भी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और यदि लूप कंप्लीट है, सर्किट क्लोज्ड है, तो वहां पर एक करंट फ्लो होगा। फ्लो होने वाले करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट है। यही फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चलिए, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये भी फैराडेज एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, मैं एक दो एक्सपेरिमेंट और आपको दिखाता हूं। अरे यहां पर मिनिमम हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि जीरो है या मैक्सिमम। ठीक है, डायरेक्शन नहीं। देखिए ऐसा है, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट का कुछ मास है m, और इस मैग्नेट को हम लोगों ने किसी v स्पीड से थ्रो कर दिया। ये एक कॉइल है, कॉइल यहां पर फिक्स्ड। ठीक है, दिस इज अ कॉइल। तो अब बताइए, जैसे ही मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आता है तो मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से ऐसे लिंक होगी। तो लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा या घटेगा? तो आप बोलेंगे जैसे 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 मैग्नेट क्लोजर आएगा तो इस कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा, तो इस कॉइल से फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे ही कॉइल से फ्लक्स बढ़ा, यानी कि कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, तो इस कॉइल में आ जाएगा एक ईएमएफ। कॉइल चूंकि कंप्लीट है, क्लोज्ड है, तो इस कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट होगा एक करंट। इसी करंट को हम लोग क्या नाम देंगे? तो करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे? इंड्यूस्ड करंट नाम देंगे। ठीक, ओके। फिर से देखिए कि ये जो कॉइल है, यदि ये कॉइल यहां पर फिक्स्ड है और ये मैग्नेट भी यहां पर एक बार के लिए आप फिक्स कर दें, मैग्नेट भी क्या कर दें? फिक्स। तो इस मैग्नेट से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर फिक्स हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो यहां से फ्लक्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, अब इस कॉइल में कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। यानी इंड्यूस्ड करंट किसी कॉइल से किसी लूप में तब तक ही रहता है जब तक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। यदि चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ना होने लग जाए, कांस्टेंट होने लग जाए, मतलब कांस्टेंट बन जाए, तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले सिचुएशन में मैग्नेट क्लोजर आ रहा था तो करंट था, अब मैग्नेट क्लोजर आकर यहां पर कांस्टेंट हो गया है, मतलब मैग्नेट की वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो अब यहां पर कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं है। ठीक, एक और सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें ये हमारे पास कोई कॉइल है, और यदि आप इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे की साइड, मतलब दूर की तरफ, इधर ऑपोजिट साइड मूव कराना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा। जैसे 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 मैग्नेट दूर जाएगा, तो उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी जो कॉइल से लिंक हो रही है, उसका नंबर कम होने लग जाएगा, तो फ्लक्स फिर से बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो इस कॉइल में फिर से एक ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, वो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। आई बात समझ? ठीक है, अभी तो एक बार के लिए इस चीज से कन्विंस्ड हो जाइए कि कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो कॉइल में एक ईएमएफ आएगा, करंट फ्लो होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पहले एक बार के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेंज लॉ डिस्कस कर लेंगे, फिर डायरेक्शन वाली चीज के साथ फैराडेज के कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है लॉ? तो फर्स्ट लॉ यही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना है वही फर्स्ट लॉ। ठीक है, कि आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है, कॉइल है, उस क्लोज्ड लूप या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस लूप में कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो ऐसा है कि मान लेते हैं टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस dt अमाउंट,
एक छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा फ्लक्स का चेंज हुआ है डी फाई, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। मान लेते हैं कि टाइम इंटरवल बड़ा हो गया, टी से लेकर के टी प्लस डेल्टा टी का एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में डेल्टा फाई अमाउंट से फ्लक्स चेंज हुआ है। तो यहां पर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहां डेल्टा फाई से मेरा मतलब है फाइनल फ्लक्स माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्लक्स बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो ये दोनों लॉज बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। ये पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज पूछ लिया जाता है कि राइट फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है, तो आपको दोनों लॉ इसी तरीके से लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेंज लॉ के बारे में। तो लेंज लॉ हमें क्या बताता है? लेंज लॉ हमें यह बताता है कि आपके पास जो कॉइल है, लूप है, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ बन रहा है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, इस हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि वो हमेशा अपने में आने वाले चेंज को अपोज कर रहा होता है। व्हेन आई से चेंज को अपोज कर रहा होता है तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी क्लोज्ड लूप से, कॉइल से फ्लक्स बढ़ेगा, मान लेते हैं एक बार के लिए कि फ्लक्स बढ़ रहा है, यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, और ये ईएमएफ या करंट क्या कोशिश करेगा कि वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा दे। क्या चाहेगा? बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा दे। इसका उल्टा कि यदि किसी क्लोज्ड लूप से, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो फिर से एक ईएमएफ आएगा, फिर से एक करंट आएगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या कोशिश करेगा कि वो इस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ा दे। यानी वो चेंज का अपोज करता है यानी ये इसी चीज का अपोज करता है जिस चीज की वजह से ये बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। और इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस चेंज को अपोज करता हुआ होता है। तो लेंज लॉ काउंट करके एक बार के लिए यदि मैं फैराडेज सेकेंड लॉ लिखूं तो ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। क्या लिख लेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन हमें यही लेंज लॉ की वजह से हम लोगों ने लगाया है कि माइनस साइन का मतलब ये है कि जिस दिशा में जो डायरेक्शन चेंज इन फ्लक्स का होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ है। ठीक, सिमिलरली जो ईएमएफ की एवरेज वैल्यू होगी तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होगा। ठीक है, यहां पे भी माइनस साइन का यही मतलब है। माइनस साइन लेंज लॉ की वजह से आ रहा है कि बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाया जाएगा, घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते समय आप तो यही एक्सप्रेशन यूज कीजिएगा, आप तो इसी चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए तो कुछ एक दो और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे एक बार के लिए मैं बोलूं, देखिए ये एक रीजन है जिस रीजन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अंदर की तरफ डायरेक्टेड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास कोई एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, इसका नाम निकाल देते हैं कि कॉइल इज ए बी सी डी। ये कॉइल को हम लोग किसी कांस्टेंट स्पीड से लेकर इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अक्रॉस मूव कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉइल जब यहां से चलते 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 यहां आया, ठीक है, जब ये कॉइल चलते चलते यहां से यहां आया, तो जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था तब क्या इससे कोई फ्लक्स लिंक्ड था? नहीं, तब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं था। लेकिन जैसे ही अंदर आया तो अब इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इससे फ्लक्स लिंक होने लग गया। ठीक है, ये जैसे 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 अंदर आ रहा है तो इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अभी इतने रीजन से फ्लक्स लिंक्ड है। ये फ्लक्स किस दिशा में लिंक्ड है? तो प्लेन में अंदर की तरफ। तो ईएमएफ आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। करंट फ्लो होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना है। तो फ्लक्स कहां बढ़ रहा है? प्लेन में अंदर। तो उसको घटाने के लिए ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा प्लेन में बाहर। भाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है जो कि बढ़ रहा है,
तो इस कॉइल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्टेड होगा प्लेन में बाहर। तो प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए, प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इस सेंस में करंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट यदि इस सेंस में है तो कॉइल के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, हेंस कॉइल के द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखिए, सुनिएगा कि यही कॉइल जब यहां से चलते 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 थोड़ा और अंदर आया, पहले ये समझ लीजिए, जब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो चुका है? बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है। जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ही कांस्टेंट हो गया है, फ्लक्स का कोई चेंज ही नहीं है, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आई बात समझ? अब यदि यही कॉइल यहां से फिर यहां से यदि ये कॉइल यहां से ये कॉइल चलते 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 जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना स्टार्ट किया, तो अब जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब तक तो इससे कांस्टेंट फ्लक्स था। अब जैसे ही ये बाहर गया तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो इस घटते हुए फ्लक्स का अपोज करना है, इसे घटते हुए फ्लक्स का अपोज करना है, मतलब घटते हुए फ्लक्स को अब ये बढ़ाने की कोशिश करेगा या घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां था? प्लेन में अंदर। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर था, प्लेन में अंदर था, तो उस घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाने के लिए ये कॉइल के इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर की तरफ ही बनाने लगेंगे। और प्लेन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को इस सेंस में एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। आई बात समझ? तो शुरुआत में जब ये कॉइल अंदर आ रहा था तो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ रहा था, तो उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो कि प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड था, उसका अपोज करने के लिए इसने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ बना ली। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए ये शुरुआत में जो करंट है, शुरुआत में जो करंट है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और बाद में यही करंट क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, बाद में यही करंट क्लॉकवाइज सेंस में। समझ गए? ठीक है, फिर से देखिए, चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं कि ये हमारे पास कोई वायर इनफाइनाइट लॉन्ग, इस वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है और हमारे पास इस रीजन में दो कॉइल है। ठीक है, दो कॉइल, एक का नाम है कॉइल नंबर ए और दूसरे का नाम है कॉइल नंबर बी। ये सब एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। तो वायर में यदि करंट ऐसी है तो इस करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट किया होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर की तरफ डायरेक्टेड है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां कॉइल ए है उस साइड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां कॉइल बी है वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर जा रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? वायर की। ठीक है, अब यदि आप वायर में करंट बढ़ाएंगे तो ये प्लेन में बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। जब प्लेन में बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल ए में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करेगा। तो बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करने के लिए कॉइल ए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। ये ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। तो ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां डायरेक्टेड होगी? प्लेन में अंदर। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल को इस सेंस में एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। आई बात समझ? सिमिलरली इस करंट की वजह से बी से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर की तरफ थी, करंट बढ़ा तो प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। तो उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करने के लिए ये कॉइल बी क्या करेगा? तो कॉइल बी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। वो कहां डायरेक्टेड होगा? वो डायरेक्टेड होगा प्लेन में बाहर की तरफ, क्योंकि फील्ड लाइन तो प्लेन में अंदर बढ़ रही है, कॉइल बी को उस चीज का अपोज करना है।
तो अपोज करने के लिए बी ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ बना ली, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए बी में फ्लो होने वाला करंट ऐसा होना चाहिए। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है तो करंट तो ऐसा ही होगा ना। ओके, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल तो इस पर फिर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें लेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म वैल्यू का है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बिल्कुल यूनिफॉर्म नेचर का है। इस रीजन में हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L और इस कंडक्टर के पास वेलोसिटी मैं सामने की तरफ असाइन कर देता हूं, ठीक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है प्लेन में अंदर और ये कंडक्टर इस प्लेन में है, ये कंडक्टर v वेलोसिटी से सामने की तरफ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि कंडक्टर के आगे बढ़ने की वजह से ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है, कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे ये काटता हुआ आगे जा रहा है। तो इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि आप किसी क्लोज्ड लूप से कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये अधूरी कहानी है। पूरी कहानी ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा रॉड हो, वो किसी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से भाग रहा हो, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा हो कि उसके मोशन की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटता हुआ आगे बढ़ जाए, तो उसके भी दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मोशनल ईएमएफ इस रॉड में तभी आएगा जब इसका लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वो तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ओके, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है ना, यदि रॉड भी प्लेन में अंदर ही जा रहा होता या रॉड प्लेन से बाहर आ रहा होता, ओके, तो उस सिचुएशन में वो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं कट करता। यदि रॉड को मैं प्लेन में अंदर बाहर करता तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी काटता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वो तब काटेगा ना जब इस प्लेन में मोशन कर रहा होगा। ओके, तो यदि तीनों में से कोई सी भी दो चीज, या तो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए या वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, या वेलोसिटी पैरेलल हो जाए लेंथ के, तो इस सिचुएशन में कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, नो ईएमएफ। तो ईएमएफ कब आएगा? जब लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड across terminals of conducting rod when it moves in a magnetic field such that length, magnetic field and its velocity are mutually perpendicular, चलिए इसी में जैसे इस दोनों रॉड के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस यदि आपको ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना ईएमएफ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये जो रॉड की पोजीशन है वो t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। रॉड यहां से चलते चलते यहां कहीं आ गया, यहां कहीं कब आ गया? तो एक छोटे से टाइम इंटरवल dt टाइम के बाद। तो ये रॉड ने इतने से रीजन से फ्लक्स काट दिया क्या? बिल्कुल, इतने से रीजन से फ्लक्स कट कर दिया। तो इस रॉड के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ आप कैसे लिखेंगे? तो ईएमएफ लिखेंगे d फाई बाई dt से, यानी कि d फाई क्या हो गया? तो d फाई इस छोटे से रीजन का जो चेंज इन फ्लक्स है वो है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ही सही, रॉड की लेंथ L है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है v इंटू dt के बराबर। तो ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा L इंटू v इंटू dt,
ये एरिया हो गया, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B के बराबर है, टाइम हो गया dt। तो ये dt कैंसिल आउट हो गया, और यहां से EMF का एक्सप्रेशन आ गया है B इंटू L इंटू V, B इंटू L इंटू V। ठीक है, डिस्टेंस ये V इंटू dt के बराबर का लिया है। ठीक है, अब इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यदि मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है, ये रॉड की लेंथ ऐसी L, और इस रॉड के पास आपको बताया जा रहा है कि वेलोसिटी इस दिशा में, वेलोसिटी इस दिशा में है, यहां से किसी थीटा एंगल पर। ओके, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रॉड है, इस रॉड के दोनों टर्मिनल के क्रॉस का EMF बताओ। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है v cos थीटा, और वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट इधर है v sin थीटा। तो इस v sin थीटा की वजह से कोई फ्लक्स कट नहीं हुआ है, नो फ्लक्स कट। ठीक है, क्योंकि ये जो v sin थीटा है ये तो लेंथ के अलोंग है। फ्लक्स कौन काट रहा है? फ्लक्स v काट रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है, रॉड आगे बढ़ रहा है, तो v cos थीटा की वजह से फ्लक्स कट हो रहा है। तो यहां पे रॉड के दोनों टर्मिनल के क्रॉस का जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो B इंटू L इंटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसको V परपेंडिकुलर बोल देता हूं, इसको V पैरेलल बोल देता हूं। तो इस सिचुएशन में अभी के लिए आप क्या फॉर्मूला बताएंगे? BLV cos थीटा। ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है BLV cos थीटा, ये तो मैं इस सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। ठीक है, यानी आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होनी ही चाहिए, तभी EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी मोशनल EMF के इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लॉरेंज फोर्स मेथड से भी डिराइव करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये लीजिए, ये हमारे पास कोई कंडक्टर का नाम निकाल देते हैं A और B। इस कंडक्टर के पास सामने की तरफ है वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? प्लेन में अंदर। तो इस रॉड के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इसके लेंथ से 90 डिग्री के एंगल पर है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। अब बताइए कि इस कंडक्टर के अंदर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पूरा कंडक्टर किसी v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट एक फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी सामने की तरफ वेलोसिटी v है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास सामने की तरफ वेलोसिटी v है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फोर्स लगेगा ना। वो फोर्स कितना होता है? तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b, यानी कि फोर्स हो गया q तो इलेक्ट्रॉन हो गया e इंटू v इंटू b इंटू साइन 90, यानी कि E इंटू वी इंटू बी के बराबर। डायरेक्शन का है तो आपने वेलोसिटी की तरफ फिंगर अलाइन किया, B की तरफ कर्ल किया, थंब आ रहा है ऊपर, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b नहीं, बल्कि माइनस टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। तो इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे की तरफ लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इस एंड पर आकर जमा होने लग गया। यदि कंडक्टर के एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस जमा हो रहे हैं, तो इसी कंडक्टर के दूसरे साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी, यानी कि वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। ओके, तो इस कंडक्टर के अंदर अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया होगा, जो डायरेक्टेड होगा इसके हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ए से बी की तरफ। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मान लेते हैं, ई के बराबर। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, वो वाला फोर्स ऊपर की तरफ होगा। दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? तो अब ये कंडक्टर जैसे 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 आगे बढ़ रहा है, वैसे 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 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा हो रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ काम करने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बढ़ते 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 कभी ना कभी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे ही ये फोर्सेस बराबर होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है?
इक्विलिब्रियम, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस बराबर हो चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है Q इंटू E के बराबर और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था Q इंटू V इंटू B के बराबर। Q हमारा इलेक्ट्रॉन था, वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है V इंटू B के बराबर। V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। आप जानते हैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं ये dV इज इक्वल टू E डॉट dr होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dV का इंटीग्रेशन ये पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर dr का इंटीग्रेशन, तो ये dr इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग की लेंथ हो जाएगी, dr 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 dr, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से L तक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा E इंटू लेंथ L के बराबर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ L है, तो देयरफॉर ये पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ L इज V इंटू B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, BLV के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस BLV, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस V इज वेलोसिटी, दिस V इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है। चलिए, तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन आया है, उसकी वजह से ये रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है, आपसे इस करंट की भी डायरेक्शन पूछी जा सकती है। तो करंट की डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, तो इस रॉड में जो करंट की डायरेक्शन है, उसी करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये है कि अपने राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स यानी कि थंब, इंडेक्स और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। राइट लेफ्ट रूल का यूज हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन के लिए करते थे, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स, और राइट हैंड का यूज हम लोग ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से क्या करना है, तो अपने फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइन कर लेना है। आप अपना रिस्ट रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर ही रहेगी, ठीक है, ओके। ये जो 3 फिंगर्स है, इसमें आपका थंब ये अलोंग वेलोसिटी होना चाहिए, अलोंग वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर होना चाहिए, और जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यदि ये दोनों आपने मतलब प्रॉपरली अलाइन कर रखा है, तो फिर जो आपका सेंट्रल फिंगर होगा, वही सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रॉड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो पिछला एग्जांपल डेरिवेशन वाला लिया था, उसमें ये लेंथ ऐसा था, वेलोसिटी ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की तरफ था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अलाइन किया, थंब ऐसा अलाइन किया कंडक्टर की वेलोसिटी की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर कहां आ रहा है, सेंट्रल फिंगर ऐसा आ रहा है, ऐसा, तो इस कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने देखा भी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे था, तो यदि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट तो ऊपर ही होगा ना, ओके। आप इसी चीज को एक दूसरे स्टाइल से भी, डायरेक्शन ऑफ करंट आप दूसरे स्टाइल से भी याद रख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आप V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर लीजिएगा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कर लीजिएगा, तो ये जो V क्रॉस B होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेगा, V क्रॉस B ही डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। या डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B आप ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के करंट की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है, वो है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो ऐसा देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कॉइल ऑयल है,
ठीक, इस कॉइल के थ्रू टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस dt टाइम के अंदर हम लोगों ने एक छोटे से अमाउंट से फ्लक्स चेंज कर दिया है, वो d फाई है। तो इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, तो इंड्यूस्ड EMF होगा d फाई बाई dt के बराबर। मान लेते हैं इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो ये तो एक टर्न की वजह से फ्लक्स का चेंज है, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो जो EMF होगा वो d फाई बाई dt इंटू n के बराबर होगा। करंट कितना होगा, तो करंट होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस R के बराबर। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस R, तो EMF हो गया N बाई R इंटू डी फाई बाई डी टी। यहां पर मैं एक बार के लिए करंट या EMF का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह तो हम लोग लेंज लॉ लगा के निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब ये जो करंट आई है, दिस करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू एन बाई आर डी फाइव आ गया। इसी को यदि हम लोग इंटीग्रेट और इंटीग्रेट कर लें तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज फ्लोन इज एन बाई आर टाइम्स ऑफ टोटल चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, दिस इज चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन, और डेल्टा फाई इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आते रहते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग रॉड से मेरे कहने का मतलब क्या है, तो ये कोई एक रॉड है, रॉड के इस पॉइंट को आपने फिक्स कर रखा है। ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L, और रॉड किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कहां, तो एक ऐसे रीजन में जहां पर इसके रोटेशन की वजह से ये अपने दोनों टर्मिनल के क्रॉस, रोटेशन की वजह से ये जो इसका लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काटता हुआ रोटेट हो रहा है। तो फिर से इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, है ना। मतलब ये रॉड अभी मान लेते हैं यहां पर है, कब, T इज इक्वल टू 0 पर, और ये रॉड यहां से रोटेट होकर यहां चलाया, यहां चलाया ऐसे, T इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, ये एक छोटा सा एंगल हम लोग, ये चलिए डेल्टा टी ही ले लेते हैं एंगल, सॉरी डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं, और इस डेल्टा टी टाइम में इसने ये डेल्टा थीटा एंगल स्वीप आउट किया है। ठीक है, तो इतने से रीजन से इसने फ्लक्स काट दिया है। ओके, इतने से रीजन से इसने फ्लक्स काट दिया है, इतनी बात सही है। चलिए, तो यहां पर यदि आपको फिर से इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई बस इतने से रीजन का फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स कितना होगा, तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू बी इंटू ये वाला एरिया डेल्टा ए। ठीक है, ये डेल्टा ए एरिया कैसे लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि यदि ये पूरा सर्कल होता, यदि ये पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल में ये जो एंगल थीटा होता है वो 2 पाई होता है ना। तो पूरे 2 पाई रेडियन में जो एरिया स्वेप्ट होता वो पाई एल स्क्वायर के बराबर का होता, और यदि ये रॉड एक रेडियन एंगल घुमा होता, एक रेडियन, तो उसमें जो एंगल आता वो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई के बराबर आता। अभी आपको कितने एंगल का एरिया चाहिए, तो अभी आपको डेल्टा थीटा एंगल का एरिया चाहिए। तो डेल्टा थीटा एंगल में जो एरिया है वो पाई एल स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यही हमारे पास डेल्टा ए है। डेल्टा ए इज एल स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा है। ठीक, ऑलराइट, तो इस डेल्टा ए को हम लोग इधर पटक देते हैं, तो यहां से हमारे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ रहा है कि ईएमएफ इज इक्वल टू ये बी, ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, तो यही तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है,
ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम। तो यहां से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया है 1/2 इंटू बी इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ गया। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है सेल्फ इंडक्शन। ये क्या है? सेल्फ इंडक्शन। देखिए तो सेल्फ इंडक्शन फेनोमेना क्या होता है, एक बार के लिए वो फेनोमेना डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, बस इस वायर के हम लोगों ने कुछ ऐसे टर्न्स लपेट दिए, ठीक है, एक वायर के बस कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने लपेट दिए। इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसी करंट की वजह से, इस वायर के ही करंट की वजह से, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये जब लूप के अलोंग घूमेगा तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी कॉइल की है अपनी, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से भी लिंक हो रही है, ओके। अब जब तक इस कॉइल में फ्लो होने वाला ये करंट यदि कांस्टेंट है तब तक तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तब तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि ये कॉइल में फ्लो होने वाला करंट टाइम के साथ या तो बढ़ जाए या घट जाए, टाइम के साथ या तो बढ़ जाए या घट जाए, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो अब इस कॉइल से जो लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ओके। और कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा। तो जब फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा तो ईएमएफ आएगा, कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हेंस इस कॉइल में करंट आएगा, कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो यही फेनोमेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है कि आपके पास कोई कॉइल है, उस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है और फ्लो होने वाला करंट यदि टाइम के साथ बढ़ने लग जाए या घटने लग जाए तो उस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी या घटेगी, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल से भी लिंक्ड है, तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही फेनोमेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो इस सेल्फ इंडक्शन के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो डिफाइन कीजिए, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन कीजिए। तो जैसे मैं एक बार के लिए ये एक कॉइल बना लेता हूं, कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, ठीक है। और यदि मैं आपसे बोलूं कि इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो बताइए, तो वैसे तो फ्लक्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता होगा, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भी रहा होगा, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ेगा तो फील्ड लाइन बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। इसके अलावा ये साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता होगा, एरिया पर डिपेंड करता होगा, मीडियम पर डिपेंड करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस फ्लक्स इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ करंट I। तो ये लीजिए, यहां से L का क्या एक्सप्रेशन आ गया? L इज इक्वल टू phi बाई I। तो ये L एक कांस्टेंट टर्म है, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तो कैसे डिफाइन करेंगे इस सेल्फ इंडक्टेंस को? कि सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल यदि करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, तो जो फ्लक्स है वही सेल्फ इंडक्टेंस है, जो फ्लक्स है वही आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। ये तो एक स्टाइल हो गया डिफाइन करने का। एक दूसरा स्टाइल हमारे पास और भी है, वो ये है कि इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको लिख लीजिए डी फाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ। वैसे तो माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ लिखना चाहिए, और ये एल हम लोग ले लेते हैं बाहर इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक। तो यहां से हम लोग एल को दूसरे स्टाइल से लिख सकते हैं
कि L इज EMF इंड्यूस्ड का मॉड डिवाइडेड बाई di/dt। L नेगेटिव नहीं होगा इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया है। तो दूसरा स्टाइल ये है डिफाइन करने का कि सेल्फ इंडक्टेंस इज सेम एज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कब? यदि di/dt यानी कि L इज इक्वल टू EMF induced in the coil if rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। मतलब ये di/dt कितना हो गया है? 1 ampere per second हो गया है। तो उस समय जो EMF induced होगा वही सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये कांस्टेंट टर्म है, स्केलर है। कांस्टेंट से मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मत सोचिएगा कि आप फ्लक्स बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि आप फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो वो करंट के बढ़ाए जाने की वजह से होगा, या फ्लक्स घटा रहे हैं तो वो करंट के घटने की वजह से होगा। ये L कांस्टेंट रहेगा। तो L किस पर डिपेंड करेगा? ये कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज ऑफ कॉइल एंड मीडियम पर। करंट या फाई पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, और इसके लिए SI यूनिट क्या होगी? तो इसके लिए SI यूनिट की वैल्यू होगी वेबर पर एम्पियर। इसी वेबर पर एम्पियर को हम लोग कहते हैं हेनरी। ठीक है, इसी वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे सिलेबस में है कि हमें किसी लॉन्ग सॉलिनॉइड की वजह से उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए ये एक लॉन्ग सॉलिनॉइड में ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो लॉन्ग सॉलिनॉइड है, इस सॉलिनॉइड की लेंथ है L, इस सॉलिनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और सॉलिनॉइड से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी सॉलिनॉइड के अंदर ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया असाइन करते हैं, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इधर है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। तो इस सॉलिनॉइड से इसके एक टर्न से हम लोग फ्लक्स लिख लेते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा B वेक्टर डॉट A वेक्टर। फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स होगा B डॉट A यानी कि B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये जो फ्लक्स है B की जगह पर क्या लिख लेंगे बताइए? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई। भाई मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के अंदर कितना होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, इंटू इसका एरिया A। फिर ये तो फ्लक्स एक टर्न की वजह से है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग n मान लेते हैं। तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से फ्लक्स कितना होगा? तो n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? तो सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई I है। तो ये म्यू नॉट NiAn बाई I हो गया, I से I कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू कैपिटल N। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉल n है वो तो टर्न डेंसिटी है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ L होता है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉल n इंटू L के बराबर होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट इंटू स्मॉल n स्क्वायर A इंटू L। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n स्क्वायर AL इसकी शेप साइज ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है और म्यू नॉट मीडियम का रिप्रेजेंटेशन है। कल को इसी सॉलिनॉइड के अंदर जैसे मैं कोई एक बार मैग्नेट या कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या कोई दूसरा मटेरियल यदि हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो किसी दूसरे मटेरियल के इंसर्ट किए जाने के बाद इस म्यू नॉट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे म्यू से, या इसी म्यू को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इस मीडियम का रिलेटिव परमियाबिलिटी होगा। तो उस सिचुएशन में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर AL के बराबर का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? ओके, तो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? तो म्यूचुअल इंडक्शन में अब हमारे पास एक कॉइल नहीं होगा, ये पहला कॉइल है और ये यहां पर हमारे पास एक दूसरा कॉइल है।
दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2। कॉइल 1 से फ्लो हो रहा है करंट, तो कॉइल 1 ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया है और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे आकर दूसरे कॉइल से लिंक हो जाती है। करंट कहाँ है? कॉइल 1 में। उसने क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे लिंक हो रही है? दूसरे कॉइल से। तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स है क्या? बिल्कुल है। तो म्यूचुअल इंडक्शन वो फेनोमेना है जिसमें यदि पहले कॉइल में फ्लो होने वाला करंट टाइम के साथ बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ जाए या घट जाए, तो पहले कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी या घटेगी? यही बढ़ती या घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल से लिंक हो रही है, तो दूसरे कॉइल से फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं कि जब दो कॉइल में किसी एक कॉइल में करंट चेंज होने लग जाता है तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, ये फेनोमेना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये पहला कॉइल, ये दूसरा कॉइल, दिस इज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2। पहले कॉइल में फ्लो होने वाला करंट आई, तो इस आई करंट की वजह से, इस आई करंट की वजह से दूसरे कॉइल से कुछ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 वैसे तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कॉइल नंबर 1 होगा, क्योंकि कॉइल नंबर 1 में जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल से लिंक हो रही है। ओके, तो ये लीजिए, इसको क्या लिखेंगे आप कि फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 is equal to a constant times of current flowing through coil number 1 is equal to a constant flowing through coil number 1। यही constant आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है या जस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू phi2 by I1 है। अच्छा, इसको ऐसा मत बोलिएगा कि दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू कॉइल नंबर 1, क्योंकि एक गिवन सिस्टम के लिए, एक गिवन पेयर के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक ही वैल्यू डिफाइन होती है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2 ड्यू टू कॉइल नंबर 1 विल बी सेम एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। इसीलिए मैं जस्ट इसको m लिख रहा हूं। M21 या M12 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक ही वैल्यू है। ओके, तो एक तरीका हो गया ये डिफाइन करने का। एक दूसरा तरीका क्या होगा, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो इसको लिखेंगे d phi2 by dt, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ di1 by dt। तो d phi2 by dt इज इक्वल टू EMF इन कॉइल नंबर 2, दिस इज m टाइम्स ऑफ di1 by dt। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आ रहा है EMF इन कॉइल नंबर 2 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल नंबर 1। तो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ कॉइल इज सेम एज लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इफ करंट फ्लोइंग इन द नेबरिंग कॉइल इज यूनिटी, यानी 1 एम्पियर। ओके, या दिस इज सेम एज इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल when rate of change of current through the neighboring coil is unity। ओके, मतलब ये डिनोमिनेटर को हम लोग 1 1 1 बना रहे हैं और इस तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं। आई होप वाली बात ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर टर्म होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये याद रखिएगा कि इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, ज्योमेट्री and relative orientation and position। ये रिलेटिव ओरिएंटेशन और पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है यदि दोनों कॉइल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो पहले कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड कोई सी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल से लिंक ही नहीं होगी, लिंक्ड फ्लक्स ही नहीं होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन कहां से होगा। ठीक है, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन एंड पोजीशन पर भी डिपेंड, क्या, हाँ वही शेप साइज ज्योमेट्री में आ गया। ठीक है, और इसकी भी जो SI यूनिट होगी
तो वो एसआई यूनिट हो गया आपका क्या, तो वेबर पर एम्पियर, और उसी वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी बोलते, उसी वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोलते। ठीक है, चलिए, तो लास्ट थिंग इज कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से। नहीं, तो ये है पहला कॉइल, ठीक है, पहले कॉइल का लेंथ है L, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 लिख लेते हैं, इसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I, और इसी के अंदर हमारे पास एक दूसरा कॉइल भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इस दूसरे कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2, उसकी भी लेंथ L है। पहले कॉइल के लिए, दूसरे कॉइल के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, और पहले कॉइल के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो N1 था। ठीक, हमें क्या करना है, हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है विच इज phi2 by I1 होगा। तो हम लोग ये जो दूसरा कॉइल है, इस दूसरे कॉइल के अंदर एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया असाइन कर लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर इधर है, यहां पर पहले कॉइल के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी दिशा में। तो यहां से जब आप फ्लक्स लिखेंगे, दूसरे कॉइल से फ्लक्स लिख रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, बी किसकी वजह से है, तो बी उस कॉइल की वजह से है जिसमें करंट है, यानी कि बी इज B1। आपको फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिखना है तो एरिया A2 लिखिए, एरिया क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, इंटू कॉस ऑफ 0 तो 1 हो गया। अच्छा, हमें किससे फ्लक्स लिखना था, दूसरे कॉइल से, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका लिखेंगे, दूसरे कॉइल का लिखेंगे, तो N2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई बात समझ। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू एरिया A2 इंटू N2, ये फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर 2 हो गया। हमें फ्लक्स नहीं, हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए विच इज phi2 डिवाइडेड बाई I1। तो ये हो गया हमारे पास म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2 इंटू N2। तो कैपिटल N2 को क्या लिख लेंगे, ये जो कैपिटल N1 है डिवाइडेड बाय लेंथ L, दिस इज इक्वल टू स्मॉल n1 होगा, और कैपिटल N2 बाय लेंथ L स्मॉल n2 होगा। तो कैपिटल N2 को स्मॉल n2 इंटू लेंथ L लिख लीजिए बाई I1, I1 कैंसिल आउट हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 इंटू लेंथ। आप इस A2 को एरिया कॉमन से रिप्लेस कर दीजिएगा या एरिया स्मॉलर से रिप्लेस कर दीजिएगा, एरिया स्मॉलर से। अभी के लिए तो मैंने A2 ही स्मॉलर दिखाया है, यदि कल को आपके पास सवाल के अंदर A1 स्मॉलर हो गया तो वही स्मॉलर एरिया ही लिखना है, क्योंकि वही स्मॉलर एरिया वो रीजन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा उतने ही रीजन से तो फ्लक्स होगा। तो देयरफॉर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 एरिया स्मॉलर इनटू लेंथ L लिख देता हूं, ये याद रख लीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है,